यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस, जो अपना फर्स्ट यूनिट है दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसके पीवाईक्यू जो है, जो अभी हमने सीरीज चला रखी है पीवाईक्यू का, ठीक है। तो उसके सेकंड पार्ट को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आपको मैंने बताया था कि हम लोग जो है पीवाईक्यू किस तरीके से कर रहे हैं। हम लोग जो है 2012 से 2018 की जो पीवाईक्यू है वो अलग कर रहे हैं, और 2019 से 2024 के पीवाईक्यू जो है वो अलग पार्ट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने फाइनेंस का पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने बैंकिंग के पीवाईक्यू कर लिए, हम लोगों ने मार्केटिंग के पीवाईक्यू कर लिए। अब आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है वो आईबी इंटरनेशनल बिजनेस के पीवाईक्यू जो है वो करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो है वो आईबी के हमने 2 वीडियो पीवाईक्यू का मैंने बना के डाला है। एक के अंदर तो हमने 2019 से 2024 के सारे पीवाईक्यू हमने कंप्लीट कर लिए, वो वीडियो मैंने ऐप के ऊपर डाल दिया। लगभग 150 क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिया। अब बात आती है 2012 से 2018 से 2018 के जो पीवाईक्यू हैं उसके 1 से लेके 85 मतलब 85 क्वेश्चन तक तो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वो भी ऐप पे मैंने डाल दिया। अब आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो आगे के क्वेश्चन बोल तो 86 से लेकर के और 165 तक जो है मतलब मोटा मोटी 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर हम कर लेंगे ये जब 165 तक कर लेंगे तो 2012 से 2018 वाले अपने कंप्लीट हो जाएंगे पीवाईक्यू, और 2019 से 24 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और उसका जो पीडीएफ है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ और अनसोल्ड पीडीएफ दोनों की दोनों मैंने जो है वो ऐप के ऊपर डाल दिया, एक बार आप देख लेना, ठीक है। जितने भी पीवाईक्यूज मैं करवा रहा हूं अभी आपको, या जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनका सबका सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ मैंने डाला है, आप एग्जाम में जाने से पहले 1 से 2 बार वो पीडीएफ जरूर देख के जाना। उन क्वेश्चंस को अगर आप देख जाओगे तो आपका माइंड जो है वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा। अगर सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन के साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाली है, ओके। तो एक्सप्लेनेशन भी आप रीडिंग जरूर करना, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि क्या आप तो सेम क्वेश्चन आए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई ऐसी बात आपको मिल जाएगी जो मतलब जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से इस बार तो चलो जो क्वेश्चन आया उसमें मान लो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे क्या पता वो सेकंड पॉइंट से या थर्ड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो एक्सप्लेनेशन में हर चीजें एक्सप्लेन की हुई है, ओके। अगर आप वो पढ़ के जाते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पीडीएफ मैंने आपको डाल के दे रखी है उसको जरूर करके जाना अच्छे तरीके से, ओके जी। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंटरनेशनल बिजनेस के पीवाईक्यू, जिसके अंदर 2012 से 2018 के 1 से 85 ऑलरेडी कवर है। तो 86 से लेकर के और 165 तक के जो पीवाईक्यू है वो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है निपटाने वाले हैं, ठीक है ना जी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने आया, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, इनमें से कौन सा एग्जांपल है किसका, of an issue for which an agreement has not been made between 2 or more country। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा इशू है जिसके लिए 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक तो अब आपको ये बताना है, ये 4 आपको जो है 4 तरह के आपको एग्रीमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जो है 2 कंट्री जो है आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकती। सबसे पहला रिस्ट्रिक्टिंग हार्मफुल एमिशन, इसके लिए तो एग्रीमेंट है, ठीक है। डीप सी माइनिंग इन द नॉन कोस्टल एरिया ऑफ द ओशियन, डीप सी माइनिंग हम लोग समुद्र से जो है वो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकालने का काम करते हैं, कुछ मिनरल रिसोर्सेज निकालने का काम करते हैं। तो इसके लिए जो है मतलब जो डीप सी माइनिंग जो है इसके लिए अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड, ध्यान रखना इसका। तो डीप सी माइनिंग इन द नॉन कोस्टल एरिया ऑफ द ओशियन, इस पे अभी कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब मैंने यहां लिखा हुआ है व्हाइल देयर आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो रोक लगाते हैं किस पे, रिस्ट्रिक्टिंग हार्मफुल एमिशन लाइक पेरिस एग्रीमेंट हो गया, प्रिवेंटिंग द एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके लिए कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, बैनिंग सर्टेन पेस्टिसाइड, इसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया। लेकिन डीप सी माइनिंग रिमेन ए लार्जली अनरिजॉल्व्ड इशू, अभी भी ये जो है वो क्या एक अनरिजॉल्व्ड इशू है। नेशन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू उसके ऊपर जो है डिबेट करें, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एंड चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है एफआईआई डू नॉट इन्वेस्ट इन द अनलिस्टेड सिक्योरिटी, जो एफआईआई है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, बोलता है ये अनलिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये ओनली स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है। आगे एफआईआई कैन नॉट इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट, बोलता है एफआईआई जो है वो आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते, ये बात भी गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या रॉन्ग है, ठीक है। ये लिख रखा है, एक बार देख लेना, दे कैन इन्वेस्ट इन द अनलिस्टेड सिक्योरिटी अंडर द सर्टेन रेगुलेटरी कंडीशन, ठीक है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर कंट्री इन द एशियान, इनमें से कौन सा एशियान का, एशियान जो है वो 10 देशों का जो है वो क्या एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है,
ठीक है। कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है? सिंगापुर मेंबर है, मलेशिया मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है, वियतनाम मेंबर है। तो नन ऑफ दिस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फिफ्थ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे आपको मैचिंग करना है यहाँ पे। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले अगर बात करते हैं किसका, सार्क का, तो ये आपको कंट्री दे रखी है, तो ये किस किस की मेंबर है? तो सार्क की अगर बात करें तो अफगानिस्तान जो है मेंबर है किसका? सार्क का। एशियान की बात करें तो फिलीपींस किसका मेंबर है? एशियान का। कनाडा जो है मेंबर है किसका? नाफ्टा का। और हंगरी मेंबर है किसका? ईयू का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड। चलो जी आगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिसिज्म, इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म है गिवन अगेंस्ट द डब्ल्यूटीओ? इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म है डब्ल्यूटीओ की? मतलब कुछ डब्ल्यूटीओ को लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं किस बात पे? तो ये आपको जो है वो 4 पॉइंट दे के बताना है कि किस बात पे डब्ल्यूटीओ को जो है लोग क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब कंट्री जो है डब्ल्यूटीओ को क्रिटिसाइज करते हैं, ये बताना है। सबसे पहला, इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक एंड द ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि वो ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पे बड़े जो नेशन है उनकी चलती है। दूसरा, इट हैज डोमिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बाय द रिच कंट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये बात भी एकदम जो है वो क्या है? करेक्ट है। फिर ये एनकरेज करता है ए रेस टू द बॉटम इन द वेजेस बाय पिटिंग वर्कर अगेंस्ट ईच अदर रादर देन प्रमोटिंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लेबर स्टैंडर्ड। ये बात भी एकदम क्या सही है, लेबर को ऐसे कमोडिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। इट इज सीकिंग टू प्राइवेटाइज एसेंशियल पब्लिक सर्विस। ये बात भी एकदम क्या सही है। तभी तो इंडिया का और डब्ल्यूटीओ का झगड़ा चल रहा है, किसको? पीडीएस को लेकर के। डब्ल्यूटीओ बोला है कि आप ये जो पीडीएस सिस्टम चला रखे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप है, इनको बंद करो, ठीक है, और मार्केट रेट पे सबको जो है राशन जो प्रोवाइड करो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो अपने इंडिया के अंदर जो बीपीएल परिवार है, उनको तो बेचारे जब उनकी अर्निंग नहीं है तो उनको जो है वो राशन भी सस्ते रेट पे जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है ना। तो यही झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों पॉइंट है जिसके लिए कंट्रीज जो है वो क्रिटिसाइज करती है किसको? डब्ल्यूटीओ को। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 4। आगे, डोमेस्टिक करेंसी टेंड टू डेप्रिशिएट। डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी, मतलब तो आपकी करेंसी का रेट जो क्या होगा? डेप्रिशिएट। अब ना एक बार इसको समझो, डेप्रिशिएट का मतलब क्या? मान लो पहले $1 इज इक्वल टू ₹70 था। अब अगर $1 इज इक्वल टू ₹80 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे जो है वो क्या है? यहां पे इसका मतलब ये कि रुपीस जो है वो क्या हो गया? डेप्रिशिएट, और डॉलर जो है वो क्या हो गया? एप्रिशिएट। रुपीस डेप्रिशिएट कैसे हुआ? पहले $1 को परचेस करने के लिए सिर्फ ₹70 भरने पड़ते थे, लेकिन अब उसी $1 को परचेस करने के लिए अपने को ₹80 भरना पड़ रहा है। अभी भी ₹80 में एक ही डॉलर है, लेकिन उसके लिए पेमेंट कितना जा रहा है? 80। तो यहां पे ₹10 हमारे क्या जा रहे हैं? फालतू जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रुपीस है वो ₹10 क्या हो गया? सस्ता हो गया, मतलब डेप्रिशिएट हो गया। और जो डॉलर है वो क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गया। तो बोलता है डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट ओइंग टू। अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या डेप्रिशिएट होगी? किसकी वजह से? तो अगर मान लो जिस भी कंट्री के अंदर जो है इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हाई होता है, तो उस कंट्री की जो करेंसी है वो क्या करती है? डेप्रिशिएट। तो बोलता है डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डेप्रिशिएट ओइंग टू हाई इन्फ्लेशन रेट। आगे असर्शन दे रखी है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है बोलता है स्टैटिक इन नेचर है। ये बात एकदम जो है वो क्या है? करेक्ट है। जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है वो क्या? स्टैटिक इन नेचर है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो क्या? आपके कांस्टेंट है। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ये बात भी एकदम क्या? करेक्ट है। अब दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या सही है? आप समझो इसको। बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है डेविड रिकार्डो का, वो स्टैटिक इन नेचर है। बिल्कुल स्टैटिक है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो क्या रहेंगे? आपके फिक्स रहेंगे। और रीजन में यही बोल रहे हैं कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो बेसिक इस पे फिक्स सप्लाई ऑफ और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या करेक्ट है? एंड रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? 4। आगे मैचिंग करना जी। एक्सचेंज कंट्रोल, ट्रेड पॉलिसी मेजर, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। सबसे पहला एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल जो है इसका मतलब क्या? कि अगर मान लो हमने बोल दिया एक्सपोर्टर को कि आप जो इतना भी सामान एक्सपोर्ट करोगे, उसको एक्सपोर्ट करने में जो भी फॉरेन करेंसी मिलेगा तो वो आपको जो है वो आरबीआई को सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने एक्सचेंज पे क्या लगा दिया? फॉरेन करेंसी पे क्या लगा दिया? कंट्रोल। तो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या? एक्सपोर्टर सरेंडर फॉरेन एक्सचेंज टू द सेंट्रल बैंक। दूसरा, ट्रेड पॉलिसी मेजर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड पॉलिसी मेजर मतलब क्या हो गया? जब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? एक्सपोर्ट को एनहांस करती है बाय ग्रांटिंग द सब्सिडी। तो ये क्या? ट्रेड पॉलिसी मेजर। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी मतलब जिससे खर्चा जो है वो कम करना पड़े। तो अगर मान लो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करते हैं? बैंक रेट को क्या? इंक्रीज कर दे। सेंट्रल बैंक अगर बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो लोग लोन लेंगे कम, और अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो परचेजिंग पावर कम होगी, जिससे खर्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिमांड कम होगी तो खर्चा भी कम हो जाएगा। और लास्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। ये क्या? रिडक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इससे एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यों? अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को रिड्यूस कर देंगे तो उससे जो है वो क्या होगा? हमारी करेंसी सस्ती, दूसरी करेंसी महंगी। इसका मतलब जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो महंगा हो जाएगा। महंगा होगा तो अब क्या होगा? हम बाहर से सामान लेना क्या करेंगे? बंद करेंगे, और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। अब हम जो अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उस पर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो आंसर जो बनेगा 93 का वो क्या बनेगा जी? आपका फर्स्ट।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएट विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जो है वो क्या है रिलेटेड है, वो है आपका ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ट्रिप्स जो है वो क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ एंड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग वेरियस फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेड सीक्रेट। आगे, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आईडीए, आईडीए बोले तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बेसिकली डब्ल्यूटीओ सॉरी वर्ल्ड बैंक की जो है वो एक सब्सिडरी बॉडी है, ठीक ना, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर ये भी आती है। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड बैंक के अंदर टोटल मिला, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल मिला के 5 बॉडी आती है, एक है आईबीआरडी, एक है आईडीए, एक है मिगा, एक है आईसीएसआईडी और एक है आपका आईएफसी। ठीक है, तो उसी के अंदर आईडी है, जो बेसिकली आईडीए का मेन काम क्या है, गरीब नेशन को लोन प्रोवाइड करना। अब इसके बारे में कुछ बातें बता के बताना कौन सी बात जो सही नहीं है। सबसे पहला, फॉलोइंग अर्थक्वेक, जब 2015 में अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो नेपाल के अंदर, तो आईडीए ने जो है वो नेपाल को काफी सारा पैसा दिया था उसको रीबिल्ड और रिकवर करने में, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर आईडीए का जो रैंक था एज अ हाईएस्ट परफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है 2016 में, ये बात भी करेक्ट है। आईडीए जो है सब्सिडरी बैंक है आईबीआरडी का, आईडीए सब्सिडरी बैंक है आईबीआरडी का नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है, तो आंसर जो आएगा वो क्या सी। और आगे फिर आईडीए ने प्रोक्यूर, इंडिया ने जो है सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ आईडीए से, ये बात तो क्या सही है। ठीक है, लेकिन अब ये बात भी जो है वो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि अब जो है आईडीए से जो है मतलब हमने आईबीआरडी से सबसे ज्यादा लोन लिया है, आईडीए से तो पाकिस्तान का नाम है। ठीक है ना, तो आंसर जो बनेगा वैसे इसके हिसाब से वो क्या बनता है सी, सेकंड ऑप्शन। आगे, एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, बोलता फॉरेन ट्रेड जो 2015-20 की पॉलिसी थी, तो उसमें 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस जो है उसकी मतलब किस एक्सपोर्टर को 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में डालेंगे, तो अगर उसका करंट ईयर में और इस पीछे के 2 सालों के अंदर जो है वो टोटल जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो कितनी है, वो रूल के था 3, 2500, 500, 2000, अब ये लिमिट जो चेंज हो गया 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। ठीक है, तो अभी बात हो रही है 2015-20 की पॉलिसी, तो 2015-20 की पॉलिसी में 3 स्टार कौन होगा, जिसका करंट ईयर और इससे पीछे के 2 सालों के अंदर जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो कितनी है, वो होनी चाहिए कम से कम 100 करोड़ का। ठीक है, 100 मिलियन यूएसडी, तो आंसर जो बनेगा 96 का वो क्या बनेगा फर्स्ट। ठीक है, मैंने नीचे लिख भी दिया कि जो नई है वो क्या होगी, पहले क्या था 3, 25, 100, 500, 2000, और अब जो नई लिमिट है वो क्या होगी 3, 15। अब 1 स्टार के लिए 3, 2 स्टार के लिए 15, 3 स्टार के लिए 50, 4 स्टार के लिए 200 और 5 स्टार के लिए 800। तो नई लिमिट ये हो गई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर। ठीक है, याद करके जाना। चलो जी आगे, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, जब 2015-20 की पॉलिसी आई थी तो एडिशनल पोर्ट जो अलाउ, जिनको अलाउ किया गया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए, वो कौन कौन सा था, एक था कैलिकट एयरपोर्ट केरला और एक था एराकोनम आईसीडी, आईसीडी बोले तो इनलैंड कंटेनर डिपो तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर जो है 97 का वो क्या आएगा फर्स्ट। चलो जी, अंडर फेमा, बोलता है फेमा के अंदर, ध्यान देना, बोलता है फेमा के अंदर रिसीवर जो होता है ना लॉन्डर्ड मनी का, मतलब जो ब्लैक मनी है उसका जो रिसीवर होता है ना, इज टू बी मेड कल्पेबल, तो जिसको पैसा मिल रहा है वो कल्प्रिट माना जाएगा इंस्टेड ऑफ सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर। ये बात एकदम क्या है करेक्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि फेमा जो है वो अलग है किससे, पुराने वाले फेरा एक्ट से विद रिगार्ड टू पेनल्टी एंड पनिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द एक्ट। बिल्कुल ये बात भी क्या करेक्ट है, दोनों की दोनों बातें सही है और रीजन करेक्ट है, सचिन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 98 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा थर्ड। मैचिंग करना जी आपको, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो ईएफएफ है ये आया, ये इसमें जो रीपेमेंट पीरियड है वो कितना है, तो ईएफएफ का जो रीपेमेंट पीरियड है वो है आपका 4 से लेकर 10 साल, स्टैंड बाय अरेंजमेंट का 3 से 5 साल, सप्लीमेंट्री रिजर्व फंड का 2 से 5 साल और पॉवर्टी रिडक्शन एंड द ग्रोथ फैसिलिटी का 10 साल। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा फर्स्ट। Which combination of the following is correct with regard to WTO? WTO के बारे में कुछ बातें करके बताना कौन सी बात सही है। सबसे पहला, WTO इनिशिएट करता है पीस प्रोसेस अमंग द मेंबर कंट्री टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं, हमेशा ये जो है पीस प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं करता, ये बात जो है वो क्या गलत, बल्कि WTO क्या बोलता है कि आप जो है वो क्या करो नेगोशिएट करो, पीस प्रोसेस नहीं लाता है। एक बार लेके आया था 2013 में और फिर 15 के अंदर जो वो लेके आया था जब इंडिया का डिस्प्यूट हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं लेके आया। ठीक है, दूसरा, WTO अवॉइड करता है टास्क को डिस्प्यूट सेटलमेंट डिस्प्यूट, नहीं, बल्कि WTO ने तो जो है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक अलग से बॉडी बना रखी है जिसका नाम है DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तो ये भी गलत है। WTO एडमिनिस्टर करता है ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म, जी बिल्कुल करता है, और कैसे करता है TPRB से। WTO कोऑपरेट करता है इन एन एप्रोप्रिएट मैनर विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा C एंड D।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनके इंपोर्टेंट फीचर बता रखे हैं। सबसे पहला, बायर जो है ऑप्शन का, उसके बाद उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है, बायर की लायबिलिटी लिमिटेड ओनली कहां तक, जितना उसने प्रीमियम पे किया। ये तो बात क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन हैव हाई डिग्री ऑफ रिस्क टू द ऑप्शन राइटर। बोलता है ऑप्शन के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क ऑप्शन राइटर का होता है, जो ऑप्शन सेलर है उसका होता है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। ऑप्शन एक्सरसाइजेबल होते हैं ओनली बाय बायर ऑफ द ऑप्शन। ये बात एकदम क्या सही है, ओनली बायर के पास ही राइट होता है। आगे, बायर ऑफ द ऑप्शन हैव ऑल द राइट व्हिच आर अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंसर्न कंपनी। क्या बायर के, जो ऑप्शन बायर है, क्या उसके पास इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो राइट है वो सारे राइट होते हैं? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 बोल दो फर्स्ट ऑप्शन। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन सी जो वो क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। एक मल्टीनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेशन विद स्ट्रॉन्ग होम कंट्री प्रेजेंस, तो ये भी एमएनसी है, जी बिल्कुल है। कोई भी ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेशन दैट एक्वायर कॉस्ट एडवांटेज थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन व्हेन चीपर रिसोर्स आर अवेलेबल, ये भी आपकी क्या है, एमएनसी है। एक इंटरनेशनल कंपनी दैट बिल्ड ऑन द पेरेंट कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी एंड R&D, ये भी है। ट्रांसनेशनल कंपनी जो कंबाइन करते हैं इन तीनों को, वो भी क्या है, एमएनसी तो है ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4, A, B, C एंड D। Which among the following are the full member country of ASEAN? इनमें से कौन सी फुल मेंबर कंट्री एशियान का? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो फुल मेंबर कंट्री के अंदर जो है वो कौन कौन आएगा? ब्रूनी है, जी बिल्कुल है। कंबोडिया है, यस। वियतनाम है, यस। म्यांमार है, यस। श्रीलंका नहीं। टोटल मिला के एशियान के अंदर जो है वो 10 कंट्री है। ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है वो ब्रूनी है, कंबोडिया है, वियतनाम है, म्यांमार है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, A, B, C एंड D, 4th। बोलता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया ओनली सम टाइम आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द करंट अकाउंट व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री इज रिलेटिवली स्टेबल। ये बात एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। जब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को हम कब लेके आए थे, जब करंट अकाउंट जो है कन्वर्टेबिलिटी क्या हो गया, स्टेबल हो गया था। ये बात सही है। फिर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज नेसेसरी है फॉर द फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिए एंड इट मेक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट मोर स्टेबल। अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह से हो गया, और इसका मतलब क्या होगा कि एक्सचेंज रेट अब डिटरमाइन होगा ओनली एंड ओनली डिमांड और सप्लाई से, तो भैया एक्सचेंज रेट वहां पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बात जो है वो क्या है, गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजनिंग आपकी इनकरेक्ट है। फर्स्ट बोलता है WTO इज ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात जो, एक मिनट, बोलता है WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात सही है। लिमिट ऑफ होल्डिंग, WTO इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर बोलता है लिमिट जो है ऑफ होल्डिंग बाय द इंडिविजुअल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन ए कंपनी, वो रेस हो गया 5 से लेकर 10% ऑफ कंपनी शेयर, वाइल द एग्रीगेट लिमिट जो है वो भी 24% से बढ़ के कितना हो गया, 34%। ये बात भी 24 से बढ़ के हो गया 34। हाँ ठीक है, ये भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या करेक्ट है। वैसे अब ये 26 हो गया है, ठीक है ना, अब इसकी लिमिट थोड़ी चेंज हो गई है। चलो, बोलते हैं इन केस ऑफ फार्मर इन इंडिया, अगर वो बाय करता है वीट ऑप्शन ऑन द फ्यूचर, अगर फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, वीट ऑप्शन परचेज कर रहा है, किसका, फ्यूचर का। ठीक है, ऑप्शन लिया किसका, वीट ऑप्शन लिया किसमें, ऑन फ्यूचर, तो फिर क्या होगा, तो उसके बारे में कुछ बात बता रहे। सबसे पहला बोलता है द फार्मर मस्ट एक्सेप्ट ए वीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट टेक फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। अगर आपने ऑप्शन ले लिया तो आप ऑप्शन बायर हो, और अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास राइट है। ठीक है, तो आप मस्ट नहीं है, मन करे तो एक्सेप्ट करना, मन करे तो रिजेक्ट भी कर सकते हो। गलत। फार्मर मस्ट एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ द वीट एट द हायर प्राइस, नहीं, फार्मर के पास में राइट है कि वो डिलीवर करेगा वीट को एंड विल डू सो, और वो तभी करेगा अगर प्राइसेस के फेवर में, यस तभी तो। अगर उसने ऑप्शन परचेज कर लिया भाई, और ऑप्शन परचेज कर लिया, प्रीमियम पे कर दिया, तो इसका मतलब उसके पास में क्या गया, राइट आ गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके फेवर में होगा तो ही वो एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो बोलता है द फार्मर हैज द राइट टू डिलीवर द वीट, ये बात एकदम क्या सही है। फार्मर मस्ट डिलीवर द राइट एट द मार्केट प्राइस, नहीं, ये बात गलत है। आंसर क्या आएगा, सी ओनली। ये पढ़ लेना एक बार। आगे, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ B2B इज, तो B2B की जो पॉलिसी है वो बता रखा है यहां पे। सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो क्या है, FDI इज अप टू 100%, नहीं, सबके लिए नहीं है। 49%, नहीं। FDI अप टू 100% सब्जेक्ट टू द कंडीशन द इन्वेस्टमेंट द फेवर ऑफ इंडियन पब्लिक टू 20% विद इन 5 ईयर, नहीं, ये भी जो है वो क्या गलत है। FDI जो है वो कितना 100% है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये कि इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ इंडियन पब्लिक वो करना पड़ेगा कम से कम 26% विद इन 10 ईयर टू बी डन। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। इसको एक बार रीडिंग करना है। B2B के अंदर जो है वो कंडीशन क्या है कि 26% जो है वो खर्चा करना पड़ेगा इंडियन पब्लिक के ऊपर, कम से कम 26% खर्चा करना पड़ेगा 10 सालों में।
आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बारे में कुछ बातें करके बताना कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। सबसे पहला, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अमंग द डिफरेंट कंट्री बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन द नेचुरल एंड द एक्वायर्ड रिसोर्स पोजेस्ड बाय देम। ये बात एकदम क्या सही है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है एडम स्मिथ ने जो दिया था वो क्या बोलता है कि एक नेशन के पास में क्या उसकी एबिलिटी है कि वो गुड्स जो है वो दूसरे से अच्छा बना सकता है, और दूसरे पे मान लो एक ऐसी एबिलिटी है कि वो सेकंड गुड्स जो है वो दूसरे से पहले वाले से अच्छा बना सकता है, ठीक है ना। तो वो आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो जिसके अंदर आपकी क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो उस गुड्स को आप क्या करना, प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना, और जिसमें आपकी डिसएडवांटेज है उसको आप क्या करना, इंपोर्ट करना, ठीक है। फिर बोलता है डिफरेंस जो होता है इन द नेचुरल एडवांटेज मैनिफेस्ट करते हैं वेरिंग क्लाइमेट, क्वालिटी ऑफ द लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल वाटर एंड अदर रिसोर्स। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है डिफरेंस जो होता है एक्वायर्ड रिसोर्स में वो मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल अवेलेबल। ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ऑल द स्टेटमेंट 1 to 3 आर करेक्ट। आगे मैचिंग करना चाहिए आपको यहां पे एब्सोल्यूट कॉस्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट, फैक्टर एंड लियोनटिफ पैराडॉक्स सबके बारे में जो है वो एक एक बात बता रखी है। सबसे पहला एब्सोल्यूट कॉस्ट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बेसिकली एक कंट्री जिसके पास क्या डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज होती है ना इन द एडवांटेज थ्योरी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी। तो जिसके पास में क्या डायरेक्ट एडवांटेज है तो वो क्या करेगी, सामान को बना के एक्सपोर्ट करेगी। कंपैरेटिव का मतलब जो है वो क्या हो गया बेसिकली, ए कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट द कमोडिटी इन विच इट पोजेस ग्रेटर रिलेटिव डिसएडवांटेज, ठीक है जी। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है, एक कंट्री प्रोड्यूस करेगी, एक्सपोर्ट करेगी कमोडिटी दैट प्राइमरली इन्वॉल्व ए फैक्टर प्रोडक्शन अबंडेंटली अवेलेबल विद इन ए कंट्री। और लियोनटिफ पैराडॉक्स जो है वो कंडीशन है किसका, यूएस का। यूएस से जो कि कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी था वो क्या करता, वो पैराडॉक्स अपवाद कर रहा था, बोलते लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करता है और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट करता है। और लियोनटिफ पैराडॉक्स जो वो क्या हो गया, एक एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन द यूएस एक्सपोर्ट ऑफ द एडवांटेज थ्योरी लेबर इंटेंसिव गुड्स चैलेंजिंग द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो 110 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका फर्स्ट। आगे मैचिंग करना है एकोमोडेटिंग ऑटोनोमस एसडीआर और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, बीओपी से रिलेटेड कुछ बातें बता रखी है। सबसे पहला एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ द लोन इन्वेस्टमेंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो तो क्या होते हैं, ऑटोनोमस, ठीक है। एकोमोडेटिंग का मतलब जो है वो क्या हो गया, जो इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब जब आप कैपिटल अकाउंट की कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो जिससे बाहर से फॉरेन करेंसी आपके पास में आ रही है और वो किस लिए आ रही है, आपका नेगेटिव बीओपी को ठीक करने के लिए, तो वो है एकोमोडेटिंग, जो जानबूझ के किया जाता है, ठीक है। फिर एसडीआर जो है वो बेसिकली क्या है, अगर बात करेंगे किसका, एसडीआर का, तो एसडीआर क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बाय कैपिटल फ्लो द आईएमएफ एंड देयर एलोकेशन अमंग मेंबर कंट्री इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है एस्टिमेट करना फॉरेन एक्सचेंज फ्लो ऑन फ्लो ऑफ अकाउंट ऑफ इधर वेरिएशन इन द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फिगर और अनरिकॉर्डेड लीगल इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो इसकी वजह से जो आपका डिस्क्रिपेंसी आती है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। तो 111 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर एग्रीमेंट जो है इट रेफर टू कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन द फॉरेन इन्वेस्टर। ये बात जो है वो क्या है, करेक्ट है। जो ट्रिम्स है वो किस रिलेटेड है, फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। फिर ट्रिम्स एग्रीमेंट स्पेसिफिकली फॉरबिड करता है, जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है वो क्या रोक लगाता है, क्या करने पे, इंपोज करने पे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज व्हिच रिजल्ट इन प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मेकिंग इंपोर्ट डिसएडवांटेज। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आगे रेवेन्यू जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू था टिल टैक्स रिफॉर्म वर टेकन ड्यूरिंग 90। ये बात जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है जी आपका ट्रेडिशनली, क्योंकि शुरुआत में क्या था, इनकम टैक्स रिजीम जो था ना वो रिलाई करता है हेवीली ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इंक्लूडिंग कस्टम एंड एक्साइज। बिल्कुल सही बताया, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू था वो क्या था, ज्यादा था रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, थर्ड। आगे अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। तो बोलता है अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट पेटेंट को ग्रांट किया जाएगा सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। सबसे पहले बोलता है द प्रोडक्ट और प्रोसेस न्यू वन, तो ही पेटेंट ग्रांट होगा, बिल्कुल। इट कंटेन इन्वेंटिव स्टेप, ये बात भी सही है। इट इज कैपेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर 15 ईयर फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट, नहीं 20 साल होता है, ये बात गलत है। इट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर 20 ईयर फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट, ये बात सही है। तो आंसर जो आएगा 114 का वो क्या बनेगा, थर्ड, ए बी डी। आगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी, बोलता है जब प्रोस्पेरिटी का पीरियड होता है तो प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो क्या होता है, गिरते हैं। जब प्रोस्पेरिटी होती है, बूम का सिचुएशन होती है तो चीजों के रेट गिरते हैं सर। जब बूम का पीरियड रहेगा तो डिमांड बढ़ती है और चीजों के रेट बढ़ते हैं,
ठीक है ना, और इनकम जो है वो बढ़ती है ना कि इनकम डाउन होती है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर बोलता है सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर बिकॉज ऑफ शॉर्ट रन चेंजेस। सेक्युलर जो है वो शॉर्ट रन के लिए, सर सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम होता है जब लंबे समय से आपका जो बीओपी है वो क्या डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा है, उसको बोलते हैं सेक्युलर। ठीक है ना, जो शॉर्ट रन है उसको बोलते हैं टेम्पोरल। ठीक है ना, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्थ। What is the popular term used for that type of option in foreign exchange market which provide the holder the right, जब होल्डर के पास में ऐसा राइट है कि वो परचेज या सेल कर सकता है फॉरेन करेंसी एट द मोस्ट फेवरेबल एक्सचेंज रेट रिलाइज ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लुक बैक ऑप्शन। आगे, what is the term used popularly for the situation when a speculator being dominant in the market expect करता है a drop in the value of the particular currency and he begins selling it forward, तो उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, बैंडवैगन इफेक्ट। तो बैंडवैगन इफेक्ट जो वो क्या होता है, जब स्पेक्युलेटर जो कि कौन है, डोमिनेंट है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि कल को जो फॉरेन करेंसी उसका रेट क्या होगा, डाउन होगा, तो वो क्या करेगा, उसको अभी से सेलिंग करना शुरू कर देगा, तो उसको बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। बोलता है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो साइन किया गया था, ध्यान देना, इन फेब 1992 में, उसने रीनेम किया ईसी को एज ए डब्ल्यूसी, नहीं उसके बाद तो ईयू बन गया था, तो ये तो क्या है, गलत है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है एशियन को फॉर्मेट करने का, ठीक है, 1993 में, वो द सॉफ्टन द रिस्ट्रिक्शन द मूवमेंट ऑफ द प्रोफेशन द रीजन एंड द हेल्पिंग पुअर कंट्री, नहीं। सार जो है वो रीजनल ग्रुपिंग है किसका, 6 कंट्री का, नहीं 8 कंट्री उसमें। यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन वो बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनल इंटीग्रेटेड स्कीम है, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मैचिंग एनर्जी, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन। सबसे पहले ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड क्रिएशन की बात करें तो ये क्या है, जब शिफ्ट लोकस ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट होता है हाई कोस्ट से लो कोस्ट सेंटर विद इन द यूनियन, तो उसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड डाइवर्जन की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन रिसोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं डाइवर्जन। ट्रेड डिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, जब गुड्स प्रोड्यूस की जाती है थर्ड कंट्री में एंटरिंग ए फ्री ट्रेड एरिया थ्रू ए मेंबर कंट्री हैविंग लोअर टैरिफ, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और पोलराइजेशन फोर्सेस क्या होती हैं, इट बिकम एक्टिव, जो ये ताकत है ये एक्टिव कब होती है, जब एक मेंबर कंट्री डज नॉट ऑगमेंट एक्सपोर्ट बट सिंपली शिफ्ट करता है अपने इंपोर्ट को फ्रॉम द लो कॉस्ट सोर्स से टू हाई कॉस्ट सोर्स। तो आंसर जो बनेगा 119 का वो बनेगा जी आपका थर्ड। मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स, इसको सही करो एक बार, इसको एक बार सही करो, ये देखो एक बार, एक मिनट रुको। ट्रेड क्रिएशन तो ये हो गया जब हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट सेंटर में चल जाएगा विद इन द यूनियन, ये तो हो गया आपका ट्रेड शिफ्टिंग द लोकस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट, ठीक है। डाइवर्जन के अंदर ये देखो क्रिएशन होता है पॉजिटिव इंपैक्ट और डाइवर्जन होता है नेगेटिव इंपैक्ट। तो ट्रेड डाइवर्जन बेसिकली जो है वो क्या हो गया, इसकी बात करें तो इट बिकम एक्टिव व्हेन ए मेंबर कंट्री डज नॉट ऑगमेंट एक्सपोर्ट बट सिंपली शिफ्ट करती है अपने इंपोर्ट को फ्रॉम, पहले लो कॉस्ट से हो रहा था और अब हाई कॉस्ट सोर्स पे चल जाएंगे। हाँ, तो डाइवर्जन का होगा ये सेकंड, ठीक है। ट्रेड डिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो ट्रेड डिफ्लेक्शन बेसिकली क्या हो गया, जब अब बेसिकली ट्रेड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन रिसोर्स चला जाए अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। और पोलराइजेशन इफेक्ट क्या हो गया, जब गुड्स जो प्रोड्यूस की जाती है थर्ड कंट्री में वो एंटर करती है फ्री ट्रेड एरिया थ्रू ए मेंबर कंट्री हैविंग लोअर टैरिफ, तो ये पोलराइजेशन इफेक्ट है। सही करना है इसको, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ, 3 2 1 4 है इसमें, 3 2 1 4, फोर्थ इसका ऑप्शन है, इसको सही कर लेना, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो फोर्थ बनेगा, ठीक है। अच्छा फोर्थ लिख रहे इसमें, ठीक है। बोलते हैं व्हाट इज द सिचुएशन रेफर टू एज अमंग द फॉलोइंग व्हेन इंट्रा रीजनल ट्रेड इज ड्यूटी फ्री बट देयर इज ए वेरिएशन इन द टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर द इंपोर्ट फ्रॉम द थर्ड कंट्री, इसको बोलते हैं बेसिकली फ्री ट्रेड एरिया, जिसके अंदर मेंबर कंट्री आपस में जो ट्रेड करेंगे वो तो जो है वो कैसा होगा, वो ड्यूटी फ्री होगा, लेकिन दूसरों के साथ जो हम ट्रेड करेंगे उसके लिए हमारे सेपरेट जो बैरियर्स है वो रहेंगे, ठीक है जी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट लिंक्ड टू द कंपैरिजन ऑफ द एफडीआई विद द ट्रेड, ठीक है जी। सबसे पहला, ओनली वन मार्केट कैन बेटर बी सर्व विद द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नहीं ये बात ही जो है वो क्या गलत है।
आगे मैचिंग करना है। एथनोसेंट्रिक फर्म, एथनोसेंट्रिक क्या, जो सेल्डम डिस्टिंग्विश बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल ऑपरेशन, मतलब वो कभी भी जो है वो डिफरेंशिएट क्रिएट करते नहीं। हम ये मानते हैं कि जो बाहर हमारे यहाँ के जो लोगों का जो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, बाहर के लोगों का सेम टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच की अगर बात करते हैं तो ये फॉलो करते हैं होस्ट मार्केट पॉलिसी को। जियोसेंट्रिक मेंटेन करते हैं बैलेंस द होम एंड द होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। तो 122 का बनेगा थर्ड। आगे डेवलपिंग कंट्री बोरो कर सकती है मोर देन देयर कोटा अंडर द EFF फैसिलिटी ऑफ IMF। ये बात जो है वो एकदम क्या करेक्ट है। फिर EFF वाज क्रिएटेड 1984 टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्री ओवर लॉन्गर पीरियड अप टू 3 ईयर। नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है। स्टेटमेंट 1 तो आपकी करेक्ट है बट सेकंड आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये 84 में नहीं, ये कब आया था, 74 में आया था, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आगे मैचिंग करना है पॉवर्टी रिडक्शन एंड द ग्रोथ फैसिलिटी, ये जो है ये आया कब 1999 के अंदर। सप्लीमेंटरी रिजर्व फैसिलिटी जो है ये आया कब 1997 में, और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 1974 में। तो 124 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, वो किसने दिया, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी जो है वो दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। Which among the following is not an international economic institution? IMF इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, IBRD है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IFRS ये आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। बोलता है फॉल इन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री इकोनॉमी वर्क टू रिड्यूस इंपोर्ट। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि आपका एग्रीकल्चर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होती है, कम होती है। अगर आपके कंट्री के अंदर जो है वो डिमांड का लेवल कम होता है तो इससे इंपोर्ट जो है वो कम होंगे। जी बिल्कुल सही बात है, इंपोर्ट जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, और ये इससे जो है आपका BOP की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बिल्कुल, अगर डिमांड नहीं होगा तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन से बाहर जाएगी, तो हमारा जो नेगेटिव BOP है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यस, रीजन तरह क्योंकि इंपोर्टेंट तरीका जो है इंपोर्ट को रिड्यूस करने का एंड देयरबाय रिड्यूस द डेफिसिट इन द BOP इज टू अडॉप्ट द मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी दैट एम एट रिड्यूसिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। बिल्कुल, दोनों की दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन का एक्सप्लेन भी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। असर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड आर सपोर्ट ए। आगे मैचिंग करना जी, आपको यहां पे 4 आपको वो दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, स्वैप, हेजिंग, फॉरवर्ड, इनको मैच करना है। फ्यूचर की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर जो है वो क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कवरिंग द परचेज एंड सेल ऑफ फिजिकल कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑन ए फ्यूचर एक्सचेंज फ्लोर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप की बात करते हैं तो जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज कर लेते हैं स्ट्रीम ऑफ पेमेंट विद अपोजिट एंड मैचिंग नीड टू रीप द बेनिफिट अराइजिंग ड्यू टू मार्केट डिस्क्रिपेंसी, वो है स्वैप, ठीक है जी। फिर हेजिंग की अगर बात करते हैं तो हेजिंग बेसिकली क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ द कमोडिटी इन 2 डिफरेंट मार्केट विद एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर जो है फ्यूचर के अंदर जो है वो क्या होगा, प्राइस में चेंज होगा वन मार्केट में, और उससे हम लोग जो वो क्या करेंगे, रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा लेंगे। तो यह हो गया आपका क्या, हेजिंग। और फॉरवर्ड बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सेलर एग्री होता है कि वो डिलीवर करेगा एसेट टू द बायर एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस एट सम फ्यूचर डेट एज प्राइवेटली नेगोशिएटेड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरवर्ड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। आगे विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, इनमें से कौन सा ट्रिप्स एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। इंडस्ट्रियल डिजाइन ट्रिप्स एग्रीमेंट का पार्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका पार्ट है, इंटीरियर डिजाइन ये इसका पार्ट नहीं है, लेआउट डिजाइन इसका पार्ट है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात जो सही नहीं है। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है आपका, वॉशिंगटन में, यस। IMF के अंदर टोटल 198 कंट्री है, नहीं, ये बात जो सही नहीं है, ये पढ़ लेना। बाकी सर फ्रॉम इंडिया स्कीम जो थी उसको रिप्लेस कर दिया SEIS से, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। जो 2015-20 की पॉलिसी थी तो उसमें पहले स्कीम चलता था SFIS, उसको जो है वो एक्सचेंज कर दिया था किससे, SEIS से। फिर बोलता है रेट ऑफ रिवॉर्ड जो था SEIS में वो किसके ऊपर बेस्ड था, ऑन द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो 132 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। आगे अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिफरेंस इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल बी एलिमिनेट हो जाएगा इन द एक्सचेंज रेट में, वो क्या है, फिशर इफेक्ट थ्योरी। आगे अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी द लेवल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके बेस पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो डोमेस्टिक प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय द फॉरेन प्राइस लेवल। हम यही जो परचेजिंग PPT थ्योरी जो है उसके अंदर हम ये मानते हैं ना कि आइडेंटिकल गुड्स का रेट जो वो हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, और अगर चेंज मिलेगा वो मिलेगा ड्यू टू द डिफरेंस इन इन्फ्लेशन की वजह से ओनली, ठीक है ना। तो जनरली तो आइडेंटिकल गुड्स के रेट हर देश के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, और चेंज किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो यहां पे अगर आपको जो वो क्या एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करें तो कैसे करते हैं, डोमेस्टिक प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस लेवल। आगे मैचिंग करना है जी,
इट एबोलिश ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्री, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएंगी, एबोलिश कर देंगे, तो वो क्या होता है एफटीए, ठीक है। इट नॉट ओनली एलिमिनेट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेंबर बट आल्सो अडॉप्ट करेगा यूनिफॉर्म कमर्शियल पॉलिसी, तो ये क्या होता है आपका कस्टम यूनियन। इट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर एंड कैपिटल विद इन द कॉमन मार्केट, तो ये क्या है आपका कॉमन मार्केट। और फिर इट अचीव सम डिग्री ऑफ हार्मोनाइजेशन, जब हार्मोनाइजेशन हो जाए टैक्स रेट में, हार्मोनाइजेशन हो जाए इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक यूनियन। तो आंसर जो बनेगा 135 का वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे असर्शन दे रखिए आपको, इंडियन कंपनी हैव एस्टैब्लिश्ड सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर इन ए नंबर ऑफ कंट्री इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, तो ये बात जो है वो क्या करेक्ट है। तो भाई इंडियन कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करती है अपनी सब्सिडी और जॉइंट वेंचर अलग अलग कंट्री में जाकर के, ठीक है, इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है जी। बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसी सीरियसली कंस्ट्रेन द पोटेंशियल ऑफ इंडियन कंपनी टू मेक ए फॉरे इनटू द फॉरेन कंट्री, ये बात भी एकदम जो है वो सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा सेकंड। बोथ असर्शन रीजनिंग तो क्या करेक्ट है, बट रीजनिंग इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे ऑटोमेटिक वेरिएशन जो होती है इन द एक्सचेंज रेट इन अकॉर्डेंस विद द वेरिएशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन टेंड्स टू ऑटोमेटिकली रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ये बात जो है वो क्या करेक्ट है। डेफिशिएंसी जो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इंक्रीज करती है एक्सचेंज रेट को, अगर बीओपी जो है वो क्या हो जाएगा आपका डेफिसिट हो जाएगा, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज नहीं बल्कि वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो ये गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है बट सेकंड आपकी इनकरेक्ट है। आगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सबसे पहला जो डेजिग्नेटेड बैंक होता है इट रेफर टू एनी बैंक इन इंडिया विच हैज बीन, जिसको आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया कि वो एफआईए के लिए बैंकर की भूमिका निभा सकता है, ये बात एकदम क्या सही है। डोमेस्टिक कस्टोडियन इंक्लूड एनी पर्सन कैरिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टोडियल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये भी सही है। डोमेस्टिक कस्टोडियन तो वही होते हैं जैसे अपना एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, ये कस्टोडियन है बेसिकली, ठीक है ना। सब अकाउंट इंक्लूड दोस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेट इन इंडिया वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट और हुज बिहाफ इन्वेस्टमेंट आर प्रपोज्ड टू बी मेड इन इंडिया बाय एफआईए, नहीं ये बात जो हो क्या गलत है, ठीक है ना। तो सब अकाउंट रेफर टू फॉरेन एंटिटी ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टमेंट आर मेड इन इंडिया बाय एफआईए नॉट द इंडियन इंस्टीट्यूशन। आगे आइडेंटिफाई करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सबसे पहला ब्रोकन डेट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इज ए फुल मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं ये बात जो है क्या गलत है, ये ध्यान रखना। ब्रोकन डेट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरी फुल मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट रेफर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेटलमेंट डेट फॉल बिटवीन द स्टैंडर्ड मैच्योरिटी डेट अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो फुल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, किससे, फ्री ट्रेड जोन से, एज इट प्रमोट यूनिट प्राइमरी डिवोट टू द एक्सपोर्ट, ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि गुड्स जो इंपोर्ट की जाती है फ्री ट्रेड जोन में वो तो एज इट इज री एक्सपोर्ट भी हो सकती है इन द सेम फॉर्म में, बट जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाती है ईपीजेड के अंदर वो गुड्स जो है उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है वैल्यू एडिशन होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही और रीजनिंग करेक्टली असर्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसी रीजन से जो ईपीजेड और जो एफटीजेड है वो क्या अलग अलग है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा फर्स्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैचिंग करना है, टेरिफिकेशन बेसिकली क्या होता है जिसमें हम रिप्लेस करते हैं एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ बैरियर को किसमें टैरिफ बैरियर, उसको बोलते हैं टेरिफिकेशन। प्रोहिबिटेड सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, दे एक्ट ऑन गुड्स व्हिच आर कंटीजेंट अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्शनेबल सब्सिडी की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है, दे हैव डेमोन्स्ट्रेटली एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेंबर कंट्री, इसके ऊपर इसलिए इस पे एक्शन लेना है। और नॉन एक्शनेबल जिसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर रिसर्च जो बेसिकली ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है जो बेसिक रिसर्च के लिए प्रोवाइड किया गया, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द डिसएडवांटेज रीजन, ये आपका नॉन एक्शनेबल सब्सिडी, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा थर्ड। मैचिंग करना है, नामा बेसिकली इट इंक्लूड क्या होती है, नॉन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बेसिकली एग्रीमेंट, उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो वो है आपका नामा। इट इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यस। गेट्स की अगर बात करते हैं तो गेट्स बेसिकली क्या, जनरल एग्रीमेंट टू ट्रेड इन सर्विस, तो ये हो गया। ट्रिम्स की अगर बात करते हैं तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, तो इन्वेस्टमेंट मेजर की अगर बात करते हैं तो ये है इसका क्या, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। और ट्रिप्स की बात करें इट प्रोवाइड मोनोपोली पावर टू द ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आंसर जो बनेगा 143 का वो क्या बनेगा थर्ड। कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट, बोलता है कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन ओनली, बोलता है कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो जनरली क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, नहीं ये ऐसे जरूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म की ट्रांजैक्शन, जो शॉर्ट टर्म की कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो भी आती है इसमें। बोलता है करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन व्हिच गिव राइज टू एंड अप राइज टू और यूज अप द नेशनल इनकम, ये बात जो है वो क्या करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 तो आपकी क्या इनकरेक्ट है बट सेकंड आपकी करेक्ट है।
इंटरनेशनल लिक्विडिटी एनकम्पास द इंटरनेशनल रिजर्व ओनली, बोलते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी में सिर्फ इंटरनेशनल रिजर्व आते हैं, नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर जो है वो आता है ऑफिशियल होल्डिंग ऑफ गोल्ड आती है, फॉरेन एक्सचेंज यस, एसडीआर यस, रिजर्व पोजीशन द आईएमएफ यस, अवेलेबल फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपकी इनकरेक्ट है बट सेकंड आपकी करेक्ट है। मैचिंग करना है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो दिया था किसने, डेविड रिकार्डो ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है ये दिया किसने, गॉटफ्रेड हेबलर ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हेक्सर एंड ओलिन, और एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी दिया किसने, एडम स्मिथ ने। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। Which one of the following is not the guiding principle of the World Bank regarding its lending operation? तो वर्ल्ड बैंक जब कभी भी जो है वो क्या करता है, लैंडिंग करता है, उधार देता है, तो इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। सबसे पहला, जब भी वर्ल्ड बैंक लोन देगा तो क्या प्रॉपर असेसमेंट करेगा रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट का भी, जी बिल्कुल करेगा। लैंडिंग शुड बी ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है जो इकोनॉमिकली और टेक्निकली साउंड हो, बिल्कुल सही बात है। लैंडिंग शुड बी अनेबल टू ए कंट्री टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो हम पैसा आपको प्रोवाइड करेंगे उस पैसे को आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट को पूरा करने में यूज करेंगे, यस। बैंक डज नो एक्सपेक्ट द बोरोविंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन पर्टिकुलर कंट्री, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हम अगर किसी, मान लो अगर इंडिया को अगर वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है तो वर्ल्ड बैंक ये नहीं बोलेगा कि इस लोन को, इस पैसे को आप चाइना में ही खर्च करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। इन रिसेंट ईयर विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो वो ऐसा कहा, मॉरिशस से। दिसंबर 1999 में यूरोपियन कमीशन मेंबर ने साइन किया था एक ट्रीटी जिसमें जो है वो कमिट किया गया कि हम जो है वो कॉमन करेंसी को ऑप्ट करेंगे, तो वो था आपका मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। जब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुआ था तो वहां पे जो है नींव रखा गया था, जब ईयू बना तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का कंक्लूजन ईयू, और वहीं पे नींव रख दी गई थी कि भाई हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम ईयू को, मतलब यूरो को ऐसे जो है वो अपना डोमेस्टिक करेंसी के तौर पे जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आंसर जो है वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। बोलता है लो वन प्राइस स्टेट्स दैट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फ्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड बैरियर टू ट्रेड, आइडेंटिकल जो गुड्स होंगे ना वो सोल्ड की जाएंगी, मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस पे व्हेन देयर प्राइस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेम करेंसी। ये बात एकदम क्या सही है। एफिशिएंट मार्केट हैज नो इंपीडिमेंट टू फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सच एज अ ट्रेड बैरियर, बिल्कुल, जो एफिशिएंट मार्केट है वो होती है जहां पे कोई भी जो है वो रुकावटें नहीं होती, ये बात भी सही है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Which among the following is not a correct statement? सबसे पहला, a patent is a legal protection granted for an invention that is known, new, obvious one and useful। ये बात जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। फिर पेटेंट ग्रांट द पेटेंट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट, अगर आपने जो है अपने कोई भी इनोवेशन को पेटेंट करवा लिया तो क्या आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा, जी बिल्कुल मिल जाएगा, ये भी सही है। एक्सक्लूसिव पर्पस जो है पेटेंट का वो है बेनिफिट द पेटेंट होल्डर, नहीं, बल्कि रिसर्च के लिए भी होता है मेन, तो ठीक है ना, तो ये बात जो है सही नहीं है। तो क्या बोलता है, द पेटेंट सिस्टम इज डिजाइन नॉट ओनली टू बेनिफिट द पेटेंट होल्डर बट आल्सो टू एनकरेज इनोवेशन एंड पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन फोस्टिंग द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। आगे, द कंपनी विच हैविंग बिजनेस इन द लार्ज नंबर ऑफ कंट्री अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल कंपनी, जीसी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री, इसमें से कौन सा सार्क की ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है, कनाडा। मैचिंग करना है, बैलेंस ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। फिर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विस एंड यूनिटेड ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, ये करंट अकाउंट हो गया। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जो है वो क्या हो गया, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है किसमें, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, ये बीओपी हो गया। और कैपिटल अकाउंट क्या, ट्रांजैक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो आंसर जो बनेगा 155 का वो क्या बनेगा जी आपका डी। In which one the following mode of entry into foreign market are the risk और profit potential जो वो क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, वो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो एफडीए करते हैं। बोलता है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एक तरीका है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टू मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल, ये बात एकदम जो है वो क्या है करेक्ट है। फिर बोलता है प्रोमिस, अगर हम ये प्रोमिस करते हैं नॉट टू रेज द ट्रेड बैरियर, कि हम ट्रेड बैरियर को इंक्रीज नहीं करेंगे, ये भी, और चाहे हमने ये नहीं किया कि हम उसको कम करें, लेकिन हमने ये बोला कि इंक्रीज नहीं करेंगे, बिकॉज द प्रोमिस गिव बिजनेस ए क्लियरर व्यू ऑफ देयर फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, अगर हमने ये बोल दिया, देखो फ्यूचर मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, क्यों कि क्या पता दूसरी कंट्री कब जो है वो बैरियर को इंपोज कर दे, लेकिन अगर दूसरी कंट्री ये बोलती है कि हम बैरियर बढ़ाएंगे नहीं,
ये नहीं बोला कि कम करेंगे, लेकिन ये नहीं बोला, ये बोल दिया कि हम बढ़ाएंगे नहीं। और अभी अगर ड्यूटी जो 70% है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है ना कि 70% से ऊपर टैक्स रेट नहीं लगेगा। यस, तो इसकी वजह से जो वो क्या होगा कि आपका जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा। यस, तो दोनों की दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली सेशन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो उनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आप जो इंडिया से बाहर जो पैसा लगा सकते हो, एफडीआई से भी यस, एफपीआई से भी यस, प्राइवेट भी यस, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के माध्यम से भी यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। इसके बाद बोरोविंग कैपेसिटी ऑफ द अदर कंट्री आती है, यस। गोल्ड रिजर्व आते हैं, यस। आंसर क्या आएगा, डी। इंडिकेट करें मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रीसेंट डिकेड। वो क्या है, स्ट्रेटेजिक सेल। गवर्नमेंट रीसेंट के अंदर गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक सेल के माध्यम से जो है वो क्या किया है, प्राइवेटाइजेशन जो है उसको प्रमोट किया है। ये देख लेना एक बार आगे। विच वन द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। वो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। Which one of the following is not the basic function of WTO? इनमें से कौन सा WTO का बेसिक फंक्शन नहीं है? टू फैसिलिटेट करना एक्सपेंशन द बैलेंस ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसका फंक्शन नहीं है। टू फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन द ट्रेड एग्रीमेंट, ये फंक्शन है। सेटल करना डिफरेंस एंड डिस्प्यूट, ये फंक्शन है। पीरियोडिकली जो है वो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करना, ये फंक्शन है। तो ये ध्यान रखना इसको कि WTO जो है ये सब काम करता है। हाउएवर फैसिलिटेट करना एक्सपेंशन द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर अलाइन है किससे, IMF से ज्यादा WTO। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था वो था एस्टेब्लिश हुआ, दो बॉडी हमने जो है एस्टेब्लिश किया था। एक थी अपनी कौन सी, IMF, और एक था कौन सा, IBD। इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। आगे मैचिंग करना है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज, जिसका मेन एम क्या था, मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट जो हम अभी अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं करते उनको दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, बैकवर्ड। ये है आपका कॉन्ग्लोमरेट FDI। तो कॉन्ग्लोमरेट FDI का मतलब क्या, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जो मतलब ऐसे काम में इन्वेस्ट करेंगे जो काम हम पहले नहीं कर रहे थे। फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, इन द फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट, जहां पे हम जो है वो क्या अपना आउटपुट बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल FDI। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसी एम है प्रोवाइडिंग इनपुट, जहां से हम इनपुट लेना चाहते हैं, वो है आपका बैकवर्ड वर्टिकल FDI। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फर्म इन्वेस्ट ओवरसी एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर द फॉरेन एसेट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनवर्ड, कि बाहर से अगर पैसा इंडिया के अंदर आएगा, इनवर्ड FDI आएगा, तो उससे जो फॉरेन जो फर्म है वो क्या करेगी, वो हमारी जो फॉरेन एसेट है उसके ऊपर कंट्रोल ले लेगी। तो आंसर जो बनेगा 164 का वो क्या बनेगा, बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द थ्योरी जो सजेस्ट करती है द पैटर्न जो है इंटरनेशनल ट्रेड का आर डिटरमाइंड बाय द फैक्टर एंडोमेंट रादर देन प्रोडक्टिविटी, इसको प्रोपाउंड जो है वो किसने किया, तो ये था हेक्सर एंड बर्टिल-ओर्लिन। तो आंसर जो है वो क्या, डी। ओके जी, लो जी, ये हो गया अपना कंप्लीट। तो 2012 से 2018 के जो भी IB के क्वेश्चन आए थे, कितने थे, 165, ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट कर लिया। ओके, और 2019 से 2024 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसका वीडियो मैंने जो है ऐप के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। तो IB के जो PYQ वो अपने कंप्लीट हो गए, इसको अपने निपटा लो। अब नेक्स्ट जो PYQ है वो हम करेंगे इनकम टैक्स के। ओके जी, तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी हम लोगों ने एक रिवीजन बैच स्टार्ट जो है वो शुरू किया हुआ है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एग्जाम तक के लिए। ओके, उसके अंदर आपको बेसिकली जो है वो क्या मिलेगा, कंप्लीट जो सिलेबस है उसके वीडियोस मिलेंगी, प्लस में आपको जो है वो मिलेगा रिवीजन वीडियो, ठीक है। चैप्टर वाइज भी, यूनिट वाइज भी, हर यूनिट की रिवीजन वीडियो मिलेगी। साथ में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए MCQs, ठीक है, PYQ भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा MCQs भी, लगभग 6,500-7,000 क्वेश्चन है वो मिलेंगे। और साथ में आपको जो है कंप्लीट जो कंटेंट है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इनका PDF जो है वो सब मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और जो कोर्सेज है वो आपको हमारे मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से वहां पे अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। ओके जी, चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।